भाई ये हौले हौले जो बढ़ती हुई ठंड है ना, इसका असर स्टूडियो में दिखने लग गया है। शुरुआत मेरे साथ हुई थी, शुरुआत आपके साथ हुई थी, और आप सेकंड है ना। वो एक एक करके सबको होना ही है, मुझे लग रहा है। होना? हाँ, बच के रहना, हमें बच के रहना है। मैंने तो फुल पहनना शुरू कर दिया है, शायद बच जाऊं। और मैं सही बता रही हूँ, सीरियसली बिल्कुल इस मौसम में आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बिल्कुल कहीं कोताही नहीं बरतनी है, फुल स्लीव्स पहनिए, बाहर भी मत जाइए, सुबह और शाम, हाँ मास्क जरूर लगाइएगा, और बाहर की जो आबो हवा है उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो मेरे वाला हाल हो जाए। लेकिन देखिए, ठंड की बात तो हम कर रहे हैं, चर्चा ठंड की नहीं है, चर्चा किसी और चीज की है जो काफी गर्म है। चर्चा है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से। तो शुरुआत इसी से, टॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ऑन स्क्रीन हिट जोड़ी जिसको हम पसंद कर रहे आ रहे हैं, जो रियल लाइफ में एक दूसरे का हाथ थामने वाली है। नाम है इनका रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा। चर्चा यह है कि गुपचुप तरीके से भाई सगाई तो कर ली, बहुत गुपचुप थी वो, और गुपचुप तरीके से अगर शादी हो गई तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं बताऊंगी ये, जब जोड़ी के बारे में बताओ। नहीं पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऑन रश्मिका मंदाना, मैं जब ये खबर हमारे न्यूज रूम में मीटिंग में पिच हो रही थी, मैं सोच रही थी रश्मिका मंदाना, ये कोई उम्र है शादी करने की? इतनी हिट फिल्में रश्मिका दे रही है, अभी थोड़ा थम जाओ, थोड़ा और हिट फिल्में दे लो, इतनी जल्दी शादी करना। और मतलब मुझे लव इज ब्लाइंड, एग्जैक्टली, लव भागा थोड़ी जा रहा है, लव 2 साल बाद भी वैसा ही रहेगा, लव है तो लव रहेगा। पर वो अभी उनके अंदर वो क्रेज है ना कि उन्हें इस वक्त ही शादी करनी है, जैसे अनुष्का विराट की तस्वीर आई थी। शुरू हो गया है कि आप ना जल्दी अब शादी करने के लिए लोग प्रेफर कर रहे हैं, अर्ली मैरिज वाला ट्रेंड है। खुशी की बारी है, खुशी बताओ। पर ये बताइए आज फैंस कितना खराब है कि मतलब सगाई बात मोड़ो नहीं, मैं आपके पेरेंट्स भी यहाँ देख रहे हैं, अर्ली मैरिज ट्रेंड ऑन है कि नहीं है? मेरे ख्याल से अब आ गया है, अर्ली मैरिज करने को तैयार है। शुक्र है कि रिएक्शन तो ऐसे ही है। सुधरे जरा लाइन पे जेंजी को पूछो। हाँ, मेरा है, मतलब अगर आप प्यार करते हो और रहना चाहते हो साथ में तो क्या बुराई है। अब फिर वो होता है ना कि पेपराजी तो पहुंच ही जाते हैं, फिर खुद को छुपाना बड़ी मुश्किलें होती हैं उन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि हम शादी कर लेंगे। आपको ठीक लग रहा है दोनों? हाँ, मुझे ठीक हो जानी चाहिए। तो मतलब इसका कि बैंड बाजा और बारात जल्द निकलेगी, और कब निकलेगी? ये निकलेगी 2026 में, फरवरी 26 को। एक तरफ हैं अपनी एक्टिंग, क्यूटनेस और खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री में जलवा बिखेर रही, लोगों को दीवाना बना रही रश्मिका मंदाना, तो दूसरी ओर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का चार्मिंग चेहरा और हैंडसम एक्टर विजय देवरकोंडा। इन दोनों ही एक्टर्स के दरमियान रिश्तों की चर्चा पिछले महीने से खूब हो रही है, क्योंकि दोनों अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं। पिछले दिनों रश्मिका और विजय की सगाई की खबरों के बाद अब उनकी शादी की चर्चा तेज है। खबरें हैं कि टॉलीवुड की सबसे चहेती और हिट जोड़ियों में से एक ये जोड़ी अब से 3 महीने बाद शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है। खबर है कि दोनों फरवरी 2026 में उदयपुर के किसी शाही महल में साथ फेरे लेंगे, वो भी उदयपुर राजस्थान के एक लग्जूरियस पैलेस में। हालांकि कपल ने अब तक न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, न ही बताया है कि शादी का वेन्यू क्या होगा। बताया तो ये भी गया कि दोनों ने हैदराबाद में पिछले महीने 3 अक्टूबर को सगाई की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्त मौजूद थे। रश्मिका और विजय की सगाई की चर्चा तब शुरू हुई जब रश्मिका ने अपने पेट डॉग ऑरा के साथ एक वीडियो शेयर किया। लोगों की नजर उनके हाथ में चमक रही हीरे की अंगूठी पर पड़ी। सभी को लगा यही उनकी सगाई की निशानी है। उसी समय विजय भी अपने परिवार संग आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई बाबा समाधि पर दर्शन करने गए थे, तो उनके हाथ में भी एक अंगूठी नजर आई। वैसे पिछले दिनों रश्मिका ने फिल्म थामा के प्रमोशन के दौरान काफी क्लियर हिंट भी दे दिया था कि उनकी विजय संग सगाई हो चुकी है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने मीडिया के सगाई वाले सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया और ये कहा, सबको इसके बारे में पता है। बस उनके इस जवाब के बाद लोगों को यकीन हो गया कि ये खुशखबरी सच में है। वहीं विजय की टीम ने ये भी कंफर्म किया कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का प्लान कर रहे हैं और अब शादी की उड़ती खबर के बाद से ही विजय और रश्मिका के चाहने वालों के बीच जश्न का माहौल है। फिलहाल तो आउटिंग और ट्रिप्स पर रश्मिका और विजय को कई बार साथ में देखा जा चुका है, तो अब
हमेशा के लिए एक दूजे का हाथ थामने की खबरों ने तो फैंस के बीच हलचल ही मचा दी है। वैसे दोनों के दरमियान रिश्तों की नजदीकियां साल 2018 से ही शुरू हो गई थी। उस साल गीता गोविंदम के फिल्म सेट पर रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों डियर कॉमरेड फिल्म में भी साथ नजर आए। दोनों ही फिल्मों में ऑडियंस ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था। यानी ऑन स्क्रीन हिट केमिस्ट्री के बाद दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी धीरे धीरे नजर आने लगी। कहा जाता है कि डियर कॉमरेड फिल्म में रश्मिका और विजय का ऑन स्क्रीन रिश्ता तो मजबूत दिखा ही, साथ ही टॉलीवुड के इस कपल का ऑफ स्क्रीन रोमांस भी इसी फिल्म के साथ शुरू भी हुआ। ऐसे में अगर अगले साल फरवरी में उदयपुर में शादी समारोह सच में होता है तो ये साल 2026 में होने वाली शादियों में से एक होगी। तब उम्मीद कर सकते हैं कि रश्मिका और विजय की साउथ इंडियन जोड़ी और रीति रिवाज में राजस्थान की शाही भव्यता का भी तड़का खूब बिखरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या भाई, कौन आ रहा है? शाहरुख तो हमेशा चर्चा में रहते थे, लेकिन अब उनके बेटे आर्यन खान ज्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। क्यों? और भाई आपके देखा होगा उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड जिस तरह से उन्होंने, मजेदार थी। लेकिन देखी आपने? मैंने अभी नहीं, मैंने तो देख ली। मतलब एंटरटेनमेंट है उसमें, अच्छे से डायरेक्ट किया है। पहला उसका मूवी है तो बहुत बढ़िया बनाई है उसने। अब खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि अब कोई जो वो मूवी बना रहे हैं उसमें अपने फादर यानी कि शाहरुख खान को ही ले लिया है मूवी में एज हीरो। ले लिया है या लेने की खबरें हैं? अभी खबरें। लेकिन शाहरुख ने कहा था कि अगर बजट होगा क्योंकि उनका बजट भी तो बहुत बड़ा है। ये देखिए कि ये नहीं, ये हो सकता है कि गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है, तब तो ये हो सकता है। पर प्रिविलेज आप देखिए इजीली अफोर्ड हो जाएंगे। फादर ही शाहरुख हैं और पहली मूवी अगर आप बनाएं और उसमें शाहरुख को ही हीरो ले ले तो हिट होना तो तय है। क्यों, आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख उसमें तो कितने स्टार्स हैं। शाहरुख है, देन इतने डेब्यू हैं उसमें, इंडस्ट्री का कोई शख्स नहीं है बड़े से बड़ा नाम। ओम शांति ओम जैसी लगी मुझे वो सारे। पर वैसे एक चीज है, आर्यन ना मुझे एज अ डायरेक्टर ही ज्यादा पसंद है। आर्यन को मैं भी नहीं पिक्चर कर पा रही, हीरो तो मैं भी नहीं कर पा रही। आई थिंक उनके दिमाग में भी वही है, शायद वो डायरेक्शन लाइन में ही जाना चाहते हैं और एक्टिंग लाइन से दूर रहना चाहते हैं। हीरो बस एक ही होना चाहिए, शाहरुख। लेकिन आर्यन खान के क्या है अपकमिंग प्लान्स, चलिए जानते हैं। एक और किया जा रहा है। तेरे बाप का राज है क्या? हाँ, चुप। जब बेटा बुलंदियों को छूने के रास्ते पर निकल पड़े तो पिता की खुशी, उसका प्यार अपने लाडले पर खूब बरसता है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने वाले आर्यन खान अपने पिता शाहरुख खान के नक्शे कदम पर चलते हुए लेकिन अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो अपने अगले कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुके हैं। इनमें एक नया और खास प्रोजेक्ट भी है जो बेशक उनके दिल के बहुत करीब है। ये कोई वेब सीरीज नहीं बल्कि फुल फ्लैश्ड फिल्म होगी। खबरें हैं कि आर्यन अपने पिता शाहरुख के साथ काम करना चाहते हैं। दरअसल वो किंग खान को अपनी फिल्म में बतौर हीरो पेश करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वैसे शाहरुख भी अपने बेटे के डायरेक्शन में कोई फिल्म करने की इच्छा जता चुके हैं। दरअसल खबरें हैं कि आर्यन ने अपनी इस नई फिल्म का आइडिया शाहरुख खान के साथ शेयर भी किया है। हालांकि ये अलग बात है कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर कोई और डिटेल सामने नहीं आई है। क्या मेरे जैसा कोई है? लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पर्दे के लिए बनाई जाने वाली इस नई फिल्म से पहले आर्यन थिएटर में भी अपनी डेब्यू की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने पिता सुपरस्टार शाहरुख खान को डायरेक्ट करने से पहले एक थिएट्रिकल सक्सेस के जरिए खुद को एक फिल्मकार के तौर पर साबित करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असल में आर्यन चाहते हैं कि उन्हें अपनी मेरिट के आधार पर ही चांस मिले और उनका काम खुद उनकी पहचान बने। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो आर्यन की तीसरी फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। बाप बेटे की इस जोड़ी ने फिल्म का कोर आइडिया फाइनल कर लिया है। लेकिन पिता बेटे का ये कोलैबोरेशन 2027 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। फिलहाल आर्यन अपनी थिएट्रिक फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने पर फोकस कर रहे हैं और जो जल्द ही कास्टिंग स्टेज में जाएगी। वहीं आर्यन का एक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो एक सुपर हीरो बेस्ड फिल्म होगी।
रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन राज कॉमिक्स के कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड और किल फेम लक्ष्य लालवानी को ही कास्ट करना चाहते हैं, मगर फिलहाल इस फिल्म की लिखाई पर काम हो रहा है। और जैसा कि इन प्रोजेक्ट्स में आर्यन के दिल के बेहद करीब पापा शाहरुख के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है, तो उसको लेकर तो चर्चा खूब गर्म है। यूँ तो आर्यन बैट्स ऑफ बॉलीवुड में शाहरुख को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन उस वेब सीरीज में शाहरुख का गेस्ट रोल था, मगर अब वो पूरी फिल्म में शाहरुख को डायरेक्ट करेंगे। फिल्मिएस्ट शो ऑन अर्थ, और शो का टाइटल है जाहिर है, जहां आमतौर पर फिल्मी सेलेब्स के बच्चे एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाते रहे हैं, वहीं शाहरुख के बेटे आर्यन का लेखक और डायरेक्टर बनने का फैसला उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान देने में अहम रोल अदा करेगा। और अपनी पहली ही सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड से आर्यन ने अपनी इस काबिलियत को साबित भी किया। अब आर्यन अपने पिता और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आर्यन के 2 प्रोजेक्ट्स थिएट्रिकल फिल्म और सुपर कमांडो बेस्ड प्रोजेक्ट की फुल तस्वीर देखना भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, जो उनके बतौर फिल्मकार का अनुभव बढ़ाने में खास भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फैमिली मैन तो कोई भी हो सकता है, वो चाहे फिर ज़ोहरान ममदानी ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, जो सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद उन्होंने विक्ट्री स्पीच में कई बातें कही, जिन पर खूब चर्चा हो रही है। बिल्कुल, लेकिन इस स्पीच के दौरान ही ज़ोहरान ममदानी ने जीत का क्रेडिट अपनी पत्नी रामा दुवाजी को दिया है। जाहिर है कि ये उनका अपनी पत्नी के प्रति सम्मान था, जो कि स्टेज पर नजर आया। और इसी साल फरवरी में ज़ोहरान और रामा की शादी भी हुई थी, और फिर रामा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आलोचनाओं को सहते हुए ज़ोहरान के साथ खड़ी नजर आई। ज़ोहरान ममदानी की ये जीत केवल न्यूयॉर्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक करिश्माई कहानी बन चुकी है। ज़ोहरान ममदानी के बारे में खूब पढ़ा और सुना जा रहा है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि कैसे ज़ोहरान ने ट्रंप और मस्क जैसे दिग्गजों के विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया। लेकिन इस दिलचस्प जीत के साथ चर्चा में ज़ोहरान की पत्नी रामा दुवाजी भी हैं, जिन्हें ज़ोहरान की जीत का सूत्रधार कहा जा रहा है। दरअसल रामा दुवाजी और ज़ोहरान ममदानी की लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई और तभी से उनकी और ज़ोहरान की करीबियां बढ़नी शुरू हो गयीं। पिछले साल दिसंबर में दोनों ने निकाह कर लिया और इस साल न्यूयॉर्क सिटी हॉल में दोनों ने अपनी शादी को शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। वैसे तो रामा दुवाजी पब्लिक में कम आती हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद वो लाइमलाइट में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ज़ोहरान की जीत की पटकथा उन्हीं ने लिखी। ज़ोहरान के लिए सोशल कैंपेन से लेकर लोगों से कनेक्ट करने की सारी रणनीति रामा दुवाजी ने ही तैयार की। दरअसल रामा का ताल्लुक सीरिया के दमिश्क से है। वो एक इलस्ट्रेटर और एनिमेशन आर्टिस्ट हैं। कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लिए वो काम कर चुकी हैं और उनकी इसी क्रिएटिविटी ने ज़ोहरान के पॉलिटिकल कैंपेन को नया आयाम दिया है। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के नतीजे आने के बाद रामा और ज़ोहरान की स्टोरी खुद में एक दिलचस्प कहानी बन गई है। सोशल मीडिया पर जितनी दिलचस्पी ज़ोहरान को जानने में है, उतना ही रामा दुवाजी को भी सर्च किया जा रहा है। कुछ लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर रामा दुवाजी का मजहब क्या है, तो कुछ उनकी कला और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। रामा दुवाजी की जिंदगी भी ज़ोहरान ममदानी की तरह कई मुल्कों से होकर गुजरती है। रामा दुवाजी का जन्म सीरिया में दमिश्क में हुआ। उनके पिता सॉफ्टवेयर डेवलपर और माँ डॉक्टर हैं। जब रामा दुवाजी 9 साल की थी, तभी उनका परिवार दुबई चला गया था। 2021 में वो अमेरिका आई और न्यूयॉर्क में बस गयी। उन्होंने वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन डिजाइन में डिग्री हासिल की और जल्द ही बतौर सीरियन अमेरिकन इलस्ट्रेटर और एनिमेटर अपनी पहचान बनाई। 2021 में ही उनकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर उस समय के कम चर्चित ममदानी से हुई। ये मुलाकात प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों मेट्रो में साथ और न्यूयॉर्क के बाजारों में घूमते नजर आए। खुद ज़ोहरान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुलाकातों और घूमने फिरने की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। रामा दुवाजी के इंस्टा पर 2.35 लाख फॉलोवर्स हैं।
वहाँ वो लोगों से संवाद करती हैं। कैमरे पर चमकना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह रामा दुवाजी पूरे चुनाव के दौरान अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, उसने उन्हें एक नई पहचान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। है कि मुंबई में भी वैष्णो माँ का मंदिर है। वैसे तो यहाँ की प्रसिद्ध देवी माँ मुंबा के दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन आज आपको वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। वैष्णो देवी का ये पावन धाम मुंबई के मलाड इलाके में बना है और इस धाम में माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त माँ के दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं। माता का दरबार सजा है और दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, इस दरबार में सब बराबर हैं। मुंबई में स्थित ये माता वैष्णो देवी का धाम है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। आप मुंबई में हैं तो तुरंत ही मलाड ईस्ट में आ जाइए, क्योंकि यहाँ भी हूबहू वैष्णो देवी माँ का दरबार देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ, यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं वैष्णो देवी मां का दर्शन करने के लिए, और खास बात यह है कि यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के वीडियोस बहुत ही तेजी से वायरल होते रहते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए चढ़ाई तो नहीं चढ़नी पड़ती, मगर मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय आपको वैसा ही एहसास होगा जैसे जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर जाते वक्त होता है। जैसे यहाँ भी आपको सांझी छत और बाण गंगा जैसे पड़ाव देखने को मिलेंगे। जय माता दी। 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 राजेश जी, इस समय हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अभी आप आरती मद्दा पूरा करके अपन सांझी छत आ गए। जैसे अब समझो चढ़ाई पूरा हो जाए फिर सांझी छत आता है वैष्णो देवी कटरा में। ऐसा ये पॉइंट को सांझी छत बोलता है। इधर लिखा है सांझी छत। अच्छा, वो देखिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सांझी छत लिखा हुआ है। मंदिर में गर्भ गुफा से होकर भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। गर्भ गुफा से धीरे धीरे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और दर्शन कर बाहर निकलते हैं। गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अब ऐसा दिखता है। इस तरह से लोग देखिए कितनी मशक्कत करते हुए भीतर की तरफ लोग जा रहे हैं। बहुत ज्यादा झुकना पड़ता होगा और अच्छा खासा ध्यान भी खुद का रखना होगा। वैष्णो देवी का दरबार मुंबई का इस समय आप देख रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसा कि वैष्णो देवी जी के दरबार में जाते हैं। गर्भ गुफा से होते हुए आगे बढ़ते हुए भक्तों को अलग अलग मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यही मंदिर में पिंडी रूप में देवी माँ विराजमान है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी माता जी के दरबार में, और देखिए बहुत ही ज्यादा भव्य इस समय माता रानी लग रही हैं। वाकई में इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद लोगों के जो तनाव हैं, जो थकावट है, वो माता जी को देखने के बाद तुरंत ही दूर भी हो जाते हैं। थोड़ा दृश्य देखें, बिल्कुल उसी तरह से फील हो रहा है कि पहाड़ों को काटकर मंदिर बीच में बनाया गया है। बाद में भक्त भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। सुबह 7:15 बजे आरती होती है। 7:15 से 8 दर्शन और आरती होते हैं। 8 बजे से दर्शन चालू होता है। 8 से 1:30 बजे तक चालू रहता है दर्शन, फिर 1:30 से 2:30 बंद रहता है। 2:30 से फिर 9 बजे तक दर्शन रहता है। बीच में 7:15 बजे वापिस आरती होता है। सुबह शाम 7:15 बजे आरती होती है, 7:15 से 8। इस मंदिर के 25 साल पूरा होने पर कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले दर्शन और पूजन के लिए भारी भीड़ पहुंच रही है। कहाँ से आए आप लोग वैसे? मोलन। कितना कुछ जानते हैं वैष्णो देवी मैया के बारे में? यहाँ यहीं रहते हैं, बहुत कुछ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप इनको बुलाए हैं दर्शन करने? मैं बचपन से इस दरबार में, इस मंदिर में आ रहा हूँ। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं जब छोटा बच्चा था, स्कूल में था, तब माता ने सपने में दर्शन देके कहा था कि ये मेरा धाम है, यहाँ पे आओ। तब से आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारे नज़र के सामने माता ने इतने चमत्कार किए, इतनी कृपा किए है। जो जिस मुराद से माँ के दरबार में आए, माता ने उसे सब पूरा किया, सब दिया। 25 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तब से इस मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर आकर के वैष्णो देवी माता रानी का जो दर्शन है, स्पेशली मुंबई के मलाड ईस्ट में, वो मेरा और आपका पूरा हो चुका है।
फिर एक बार सभी प्यार से कहेंगे, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बोलो माता रानी वैष्णो देवी की जय। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से बचने के लिए राहत की बारिश का इंतजार है। हालांकि यहाँ का मौसम सुबह शाम कुछ सर्द जरूर हो गया है, लेकिन दिन में धूप जरूर निकल रही है। जी हाँ, देखिए मौसम विभाग के मुताबिक अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से एक हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं। ऐसे में प्रदूषण से खुद की सुरक्षा कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं एंटी स्मोक गन से प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तो कहीं एमसीडी के टैंकर से पानी का छिड़काव कर हवा को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजधानी को प्रदूषण से निजात के लिए अब भी राहत की बारिश का इंतजार है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी ने दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बारिश की उम्मीद तो जगाई थी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये इंतजार अभी और लंबा होगा। प्रदूषण की मार अभी और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न होने की वजह से अगले एक हफ्ता न तो बारिश के आसार हैं और न ही हवा की रफ्तार में तेजी की उम्मीद है, जिससे सांसों पर छाया संकट दूर हो सके। जो लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तापमान जो है वो लगातार बढ़ेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रही, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में। एसच को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, लाइट टू मॉडरेट ही रेनफॉल था और हाई रीचेज में स्नोफॉल हुआ। इसके साथ ही जैसे अभी WD निकल चुका है, आने वाले 6 से 7 दिन कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसके प्रभाव से जहाँ कोई एक्टिविटी हो। तो ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन, जहाँ प्लेन्स में कोई रेनफॉल एक्टिविटी का हम अनुमान लगा नहीं रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक हफ्ते तक हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर ही रहेगी और सुबह और रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी अगले 6 से 7 दिन ठंड के बढ़ने के आसार नहीं है। ऐसे हालात में दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण से बचने की, क्योंकि हवा की गुणवत्ता अभी खराब और बहुत खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और ऐसे में आप हर एक सांस के साथ अपने शरीर में प्रदूषण भी खींच रहे। लेकिन सवाल ये, ऐसे समय में क्या कुछ सावधानियां या ठोस कदम उठाए जाए जो इस वक्त हमें सुरक्षित रख सकते हैं? तो डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है वो है सावधानी और समझदारी। सुबह और शाम के समय तापमान कम होता है, जिसकी वजह से हवा में धुआं ज्यादा होता है। तो जितने भी लोग जो सुबह के समय एक्सरसाइज करना या वॉक पर जाना पसंद करते हैं वो उससे बचे। मास्क हर समय लगाए, क्योंकि N95 जो मास्क है वो 95% आपको बचाता है। तो N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जितना हो सके घर पे रहे और अनवांटेड एक्सपोजर से आप बचें। प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ती है, साथ ही वे मरीज जिन्हें पुरानी बीमारियां हैं। इसलिए जब तक हवा के हालात नहीं सुधरते हैं, घर से अनावश्यक न निकले और अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही निकले। बहुत से लोग N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा मास्क बेटर है? क्या मास्क पहनकर वॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, N95 ऑब्वियसली बेस्ट होता है क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है, लेकिन N95 के साथ कुछ लोगों को घुटन महसूस होती है, बिल्कुल टाइटली स्नग्ड होता है। तो आप चाहे N95 यूज़ करें या जो ट्रिपल फिल्टर मास्क होता है, जो ब्लू कलर का नॉर्मली मास्क मिलता है, बहुत चीप होता है, वो कोई भी यूज़ करें। सबसे ज़रूरी है हम उसको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करें, हम उसको प्रॉपरली क्लिप करें अपनी नाक के ऊपर, और मास्क लगा के रनिंग करना हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि ना किया जाए, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सप्लाई उतनी हो नहीं पाती जितनी बॉडी को जरूरत है। चक्कर खा के गिरने का रिस्क होता है। ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। शरीर बीमारियों से दूर रहता है, साथ ही शरीर को पर्याप्त नमी मिलती है, तो इससे भी सेहत अच्छी रहती है। ऐसे में पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल टी और जूस पीते रहना चाहिए। खान पान में किस तरीके का बदलाव करें कि थोड़ी सी हमारी बॉडी को उस तरीके की एनर्जी मिले, हम बचाव हम अपना कर सके? देखिए, एक तो खूब पानी पिए। पानी अपने आप में बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है, खूब पानी पिए। उसके अलावा फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो आपको पोल्यूशन भी किया, वायरसेस से लड़ने में भी क्षमता बढ़ाता है। बाकी जो नॉर्मल डाइट है वो आप लीजिए। खाने में मनाही किस चीज़ की नहीं है, बट फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले दिनों में जब सर्दी बढ़ेगी, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ेगा और शरीर की इम्यूनिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। लिहाजा ऐसे हालात में प्रदूषण से बचाव और पोषक खान पान से खुद को दुरुस्त रखना बेहतर होगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सौराष्ट्र में इस समय किसान मुश्किलों से गुजर रहे हैं। कभी कभार होने वाली बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसे समय में सरकार अभी तक किसी सहायता या राहत पैकेज पर फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन इसी बीच जूनागढ़ के उद्योगपति दिनेश भाई कुंभानी किसानों की सहायता के लिए आगे आए हैं। उनके इस नेक काम की भी खूब चर्चा हो रही है। सौराष्ट्र में इस समय किसान बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। किसानों के खेती में तैयार खड़ी फसल बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मूंगफली, तुअर, कपास सहित कई फसलें कटाई के लिए तैयार भी थी। तभी अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हर गांव में किसान सरकार से कर्ज माफी, राहत पैकेज और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में जूनागढ़ तालुका के बादलपुर गांव में उद्योगपति और खोडलधाम के ट्रस्टी दिनेश भाई कुंभानी ने बादलपुर, प्रभातपुर, सेमराला और सांखड़ा बादल इन 4 गांवों के किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 11,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। इस सहायता में किसी भी तरह की हेक्टेयर सीमा नहीं रखी गई है। किसान चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे उसके पास कितनी भी हेक्टेयर जमीन हो, प्रति हेक्टेयर 11,000 रुपए सहायता देने का निर्णय लिया गया है। परम कृपालु परमात्मा और माँ भगवती कुलदेवी खोड़ियार की कृपा से आया है। और कई समाज के हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी आह्वान किया था कि जो लोग अपने अपने बिजनेस व्यवसाय में जो सक्षम हैं उसके अपने मादरे वतन में सहाय करनी चाहिए। ये 4 गांव हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे कवर किया है। बादलपुर गांव है, प्रभातपुर गांव है, तीसरा साखड़ावदर है और चौथा जो सेमराड़ा। वो चारों गाँव एक दूसरे को एडजॉइनिंग गांव है और यहाँ पे प्रति हेक्टेयर 11,000 रुपये की अनुराशि देने का अनुरोध किया है, मैंने आह्वान किया है। और यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं रखी है, क्योंकि छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, चाहे 2 हेक्टर वो ज़्यादा 2 हेक्टर से भी ज़्यादा किसी की ज़मीन है तो उसको भी पूरा जितने भी हेक्टर है वो हेक्टर के दिन 11,000 देने का मैंने एक संकल्प किया है। किसानों का कहना है कि दानवीर कर्ण की बातें उन्होंने सुनी थी, लेकिन उनके लिए सच्चे अर्थ में दानवीर कर्ण तो दिनेश भाई ही बनकर आए हैं। किसान उम्मीद जता रहे हैं कि हर उद्योगपति को दिनेश भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं यहाँ प्रभातपुर का किसान हूँ और हमारे तो खुशी की बात है कि हमारे 4 गांव के लिए दिनेश भाई भामाशाह बन के आया और हमारे यहाँ 4 गांव के 1900 हेक्टर जमीन है और 1 हेक्टर के दीठ 11,000 रुपया पैकेज जाहिर किया है। बहुत बड़ी रकम है। मेरा माइंड मुजब 2-3 करोड़ रुपये है और 4 से 5 दिन में हमारे खाता में अकाउंट में पैसा आ जाएगा और एक सब प्रक्रिया चालू हो गई है। और मैं दिनेश भाई का 4 गांव का किसान तरफ से खूब खूब आभार मानता हूँ। जो पूरे गुजरात में बारिश की वजह से किसान परेशान हुए हैं, ये परेशानी से ये कुदरत तो रूठा है किसानों के ऊपर। इसको देखते हुए हमारे विस्तार के अग्रणी उद्योगपति खोडलधाम कागवड़ के ट्रस्टी है तो दिनेश भाई कुंभानी, वो आए और इसको देखा तो बहुत बुरी तरह से किसान की हालत खराब है। इसीलिए इसको हमदर्दी हुए और किसानों की मदद करने का संकल्प किया। उद्योगपति दिनेश भाई कुंभानी का कहना है कि फिलहाल किसान कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। साल 1983 में जब इस इलाके में बड़ी विपत्ति आई थी तब भी कई किसान बर्बाद हो गए थे और उन्होंने वो स्थिति अपनी आंखों से देखी थी। आज फिर वैसी ही स्थिति दिखने लगी है। यही देखकर उन्हें किसानों की मदद करने की प्रेरणा मिली। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें एक नायाब हीरे की जिसकी जल्द ही नीलामी होने वाली है। गुलाबी रंग के हीरे आमतौर पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन अब एक ऐसा हीरा मिला है जिस पर करोड़ों रुपए की बोली लग सकती है। ऐसा हीरा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ये वो हीरा है जिसका रंग गुलाबी है। अपने रंग की वजह से अनूठा है ये हीरा और यही वजह है कि इस हीरे के लिए अब $2 करोड़ की बोली लग सकती है। जिनेवा के सदबीस के ऑक्शन हाउस की ओर से 12 नवंबर को ग्लोइंग रोज नाम के इस हीरे की नीलामी होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी।
इसका नाम ग्लोइंग रोज इसीलिए रखा गया क्योंकि इसको देखकर जहन में सबसे पहले गुलाब का ही ख्याल आता है। हल्के गुलाब रंग का ये बड़ा आकर्षक हीरा है। 10.08 कैरेट का ये अनोखा हीरा इस तरह के केवल 3 हीरों में से एक है जो 10 साल पहले मार्केट में आए। इसकी चमक अद्वितीय है और यही इसे सबसे खास बनाती है। इसे 2023 में अंगोला में मिले 21 कैरेट के अनगढ़े हीरे को तराश कर तैयार किया गया था। हम काफी उत्साहित हैं क्योंकि ऐसा अनूठा गुलाबी हीरा हमारे पास आया है जिसका वजन 10 कैरेट से ज्यादा है। खास बात ये भी है कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं, जबकि आमतौर पर ऐसे रत्नों में खराबी दिख जाती है जो इसमें कहीं नहीं है। ऑक्शन हाउस सदबीस की ओर से कई और भी नायाब चीजें नीलामी के लिए पेश की जा रही हैं। इनमें से एक हीरा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट के खजाने में था। इसके अलावा और भी कई रत्न और जवाहरात के लिए बोलियां लगने वाली हैं। सोथबीज के कलेक्शन में मशहूर ब्रिटिश तैराक मर्सिडीज जिलेट की 1927 की रोलेक्स ऑयस्टर रिस्ट वॉच भी है। इस पर $13 लाख की बोली लग सकती है। तो साथ ही 9 कैरेट सोने से सजी एक घड़ी भी है जिसे कोई न कोई शौकीन शख्स अपने घर में जरूर सजाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्सर छोटे बच्चे अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट से घबराते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से भी कतराते हैं। लेकिन अब एक अस्पताल में कुछ अलग सिस्टम आया है जहां पर आप देखेंगे सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट बच्चों को डराएंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए, उनको हॉस्पिटल में ऐसा माहौल दिया जा रहा है ताकि वो डरे ना और अच्छे से उनका इलाज भी किया जा सके। टेबल पर सजा छोटा सा लेगो एमआरआई स्कैनर, खिलखिलाती बच्ची और रंग बिरंगे लेगो मिनी फिगर्स। ये कोई खेल नहीं बल्कि डर मिटाने की एक बेहतरीन कोशिश है और ये नेक पहल डेनमार्क के आरहूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने की है, जहां बच्चों को एमआरआई स्कैन से पहले लेगो स्कैनर सेट के जरिए पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है ताकि उन्हें कम से कम डर और घबराहट हो। हम हॉस्पिटल क्लाउन की हेल्प लेते हैं क्योंकि वो बच्चों से ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चे इस बात से परिचित हो जाते हैं कि क्या होने वाला है और ये उन्हें पूरे परीक्षण के दौरान सशक्त बनाता है ताकि बिना किसी डर के एमआरआई हो सके। मैंने जब अपनी बच्ची को इन खिलौनों के साथ खेलते देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद वो इलाज जानकर घबरा जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो सहज थी तो मुझे लगा कि शायद अब इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। देखिए कैसे ये नन्ही सी बच्ची एक मुस्कान के साथ डॉक्टर से बातें कर रही है, जहां इन फिगर्स से खेलकर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। मैंने जब अपनी बच्ची को इन खिलौनों के साथ खेलते देखा तो मुझे लगा शायद वो इलाज जानकर घबरा जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो सहज थी तो मुझे लगा कि शायद अब इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लेगो सेट को आरहूस हॉस्पिटल में चिल्ड्रन केयर सेंटर का हिस्सा बना लिया गया है। साथ ही लेगो ग्रुप और लेगो फाउंडेशन ने अब तक 10,000 से ज्यादा एमआरआई स्कैनर सेट दुनिया भर में भेजे हैं, जो इन बच्चों के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि भरोसा लाते हैं। खेल खेल में इलाज बच्चों के मन का डर हटाने के साथ ही उनके अंदर भरोसा और हिम्मत बढ़ाने की बेहतरीन पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जुनून, शौक बड़ी चीज होती है ना, किसी भी चीज का शौक हो सकता है इंसानों को। गाड़ियों का शौक तो होता ही है। आपको किस गाड़ियों के साथ साथ नंबर प्लेट का बड़ा शॉपिंग का है आपको? नहीं, सबका अलग अलग साड़ीज का है। आपका तो साड़ियों का शौक है। सारा दस दो तुसी इत्थे हैं, घर पता लग जाना हुणे उन्हां नूं। फोन आ जाएगा अभी। आपको किस मुझे घूमने का शौक है बहुत। दीपिका? नहीं, मुझे भी घूमने का शौक है। मुझे ना परफ्यूम्स का बहुत शौक है, मतलब अच्छे दीपिका मुझे आइडिया भी देती रहती है। हाँ, कि कौन सा, और मैम मंगा भी लेती है और वो 10 मिनट में आ भी जाता है। शॉपिंग का शौक है ना, बताया 10 मिनट वाली डिलीवरी भी होती है। ब्लिंकिट से करवाते हो क्या ये सब चीजें? आज तुसी क्लेश पा दो ना कर। चलिए, जिस शौक की हम बात कर रहे हैं वो भी हमने कई बार सुना है, ये है
वीवीआईपी नंबर खरीदने का। जयपुर के कारोबारी के बेटे की खुशी और अपने शौक के चलते अपनी कार के वीवीआईपी नंबर के लिए 31 लाख खर्च किए। मैं बताऊं, मैं हमने पहले भी सुना है। नहीं, मैं ये बोलने वाली थी, ये शौक अभी तक पंजाबियों में पाए जाते थे। पंजाब में सबसे ज्यादा ये शौक है कि अपना पसंदीदा नंबर। मैं कह रही हूँ चंडीगढ़ चले जाओ आप एक बार, आपको लग जाएगा वीवीआईपी नंबर दिखेंगे आपको। आप पंजाबी गानों में देख लीजिए, गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं, उसमें यही चलता है सब कुछ। और किसी लोगों में नहीं, सिर्फ आप पंजाबी गानों में देखेंगे। शगुफ्ता, इससे पहले क्यों फ्रेंड हो जाए, आप खबर देख लीजिए क्या है। इस लग्जरी कार पर जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, सिर्फ उस नंबर प्लेट की कीमत इतनी है कि उसमें एक आम इंसान 2 से 3 गाड़ियां खरीद सकता है। जयपुर आरटीओ के हालिया ई ऑक्शन में इस नंबर ने रिकॉर्ड बना दिया है। जयपुर के कारोबारी राहुल तनेजा ने अपने बेटे को उसके बर्थडे पर यह लग्जरी गिफ्ट दिया। कार लग्जरी थी तो नंबर भी लकी चाहिए था। राहुल तनेजा कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वीआईपी नंबर के लिए 31 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी मोटी रकम की बोली लगाई थी तो नंबर तो मिलना ही था। हुआ भी वही, पर साथ में राजस्थान के आरटीओ का रिकॉर्ड भी टूट गया और ये नंबर प्लेट राजस्थान की अब तक की सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई है। राहुल तनेजा एक नंबर को खुद के लिए लकी मानते हैं। उनके मोबाइल नंबर से लेकर उनकी हर गाड़ी का नंबर एक ही है, इसलिए बेटे को जब कार गिफ्ट की तो वो भी एक नंबर वाली ही गिफ्ट की। देखिए, जो ये एक नंबर है ये मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है और ये अट्रैक्शन बाद में शौक बन गया और फिर ये एडिक्शन बन गया और मुझे देखते हुए मेरा बेटा भी इसे पसंद करने लग गया। मैं आज में जीता हूँ, आज मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करने की कोशिश करता हूँ मैं। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं, आने वाले टाइम में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। पिता से शानदार गिफ्ट पाकर बेटा भी खुश है। बेटे रेहान ने कहा कि नंबर 1 उन्हें हमेशा नंबर 1 बने रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरे पापा ने मेरे को 7 साल पहले प्रॉमिस किया था कि जब मैं 18 साल का होऊंगा पापा मेरे को मेरी मनपसंद गाड़ी गिफ्ट करेंगे, और आज पापा ने वो गिफ्ट दिया है और साथ ही साथ सबसे महंगा नंबर भी दिया है। हम दोनों को शुरू से 1 का शौक था, मतलब पापा को शुरू से था, मेरे को पापा की तरफ से आ गया। पापा के साथ साथ शुरू से हर जगह 1 का शौक था, हर जगह 1 पे रहने का शौक था। ये नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा 1 पे ही रहना है, 2 पे नहीं रहना। राहुल तनेजा कभी ढाबे में वेटर थे, आज अपनी मेहनत के दम पर वो जयपुर के सबसे सफल कारोबारियों में शुमार है। कभी पैसों के लिए मोहताज ये परिवार आज 31 लाख रुपए सिर्फ नंबर प्लेट हासिल करने पर खर्च कर सुर्खियों में है। इनके लिए शौक बड़ी चीज है, पर एक सावधानी की भी जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने नंबर प्लेट पर अपना एक नंबर लिखवाया है वो अवैध है, तो चालान का खतरा तो बना रहेगा। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब खबर ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर रियान विलियम्स से जुड़ी करते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता अपना ली है। रियान ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को काफी पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता ले ली है। रियान विलियम्स को उनका भारतीय पासपोर्ट बेंगलुरु एफसी में खेलने वाले भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने दिया। दरअसल रियान की जड़ें मुंबई से हैं और वो एंग्लो इंडियन है। 31 साल के मिडफील्डर रियान विलियम्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। उन्होंने अंडर 20 और अंडर 23 स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। चलिए, वायरल तो वैसे किसी को हो रखा है, लेकिन ये वाली खबर जो वायरल है वो आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पे खबरें वायरल होती हैं। आपको बिजनेसमैन हर्ष गोयनका के शेयर किए एक वीडियो को दिखाते हैं, जिसमें एक बच्चा बड़े ही प्यारे और खूबसूरत तरीके से क्लासिकल गीत गा रहा है। इसका नाम है विराज जोशी और हर्ष गोयनका के मुताबिक विराज जोशी भारत रत्न पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के पोते हैं। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और भजनों के लिए देश दुनिया में काफी मशहूर हस्ती रहे हैं। देखिए जरा। बिनती मानो पिया मोरी, बिनती मानो पिया मोरी, बिनती मानो पिया मोरी, काहे करत मोसेरार, काहे करत मोसेरार, बिनती मानो पिया मोरी, बिनती मानो बिनती मानो
देखिए वीकेंड शुरू हो रहा है, लेकिन ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, अपना ख्याल रखना, नहीं तो हाल मेरे वाला हो जाना है। प्लीज़ टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मंडे आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पे।